नहीं आई क्या? ऋषि कुमार। देखिए एस्पेक्ट सारा है, लेकिन कमी क्या है? भाषा और मानक, जो स्टैंडर्ड वर्ड। हम लोग अभी भी एवरेज नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत है कि आपका जो लिखे है ना एवरेज भाषा है सारा लिख पढ़ा दीजिए तो। हाँ, एंजाइटी कहाँ गए? इनका है। आपका है, आपका है। एंजाइटी क्या होता है? तंत्र क्या होता है? देखिए, कोई भी लिखने का एक शैली होता है, इसमें है। लिखने का शैली ये होता है कि पहले सामान्यतः अच्छा बोला जाता है। हम आपको बोलने लगे कि दुष्ट हो, बहुत गलत इंसान हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, तो आप क्यों मिला रहे हैं? आप यहाँ नकारात्मक फिर सकारात्मक, आपको सकारात्मक पहले बताना है फिर नकारात्मक बताना है, एक क्रम रखना है, ठीक है? काहे? तो वही तो कह रहे हैं आपसे कि हम आपको ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत चार्मिंग फेस वाले व्यक्ति हैं, लगता है कि खूब मेकअप वेकअप करके आते हैं, नहा धोआ के आए हैं, लेकिन तब भी थोड़ा कमी है, बाल थोड़ा और अच्छे से झाड़ते, तब अच्छा लगेगा कि डायरेक्ट नकारात्मक बोलेंगे तब अच्छा लगेगा? सब जगह एक ही बात होता है, ठीक है? कहाँ गई रक्षा? तुम क्या लिखी हो? हम समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक? सतीश, उनको दे दीजिए, रक्षा को भी दे दीजिए। ओ नहीं है तुम्हारा, उधर 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 उधर। ये अनेर धुनेर राम रखवाले, ये तुम बच्चा की तरह लिखी है, खाली मेकअप करोगे, अच्छा से लिखोगे नहीं अच्छा से। ओ लाल ओंठ है तुम्हारा ना, ये बचपन से सही में, दे दीजिए। हमको लगा कि सही, लीजिए। ये है, ये आप ही का है? हाँ। ये नहीं ना मिले हम लोग को, ये इनका होगा, आगे जो बैठे हुए होंगे उनका होगा। आज से हम लोग 2 निबंध डेली करेंगे, ठीक है? किनका कॉपी? आप ही का है, जब से तुम पूछने लगता है। ये आप ही का है ना? आप ही का है। ओ नहीं, 2 है इसमें, एक ये है एक वे। ये तो आपका नहीं है पक्का, ये नहीं ना आपका, ये आपका है। आप लिखते हैं अनेर धुनेर के राम रखवार। तो आप लिखते हैं बंजर जमीन पे बहार लाता है, अन्नदाता बन भूख मिटाता है, हाँ जी साहब वो किसान कहलाता है, ठीक है? अभी तक आप पता नहीं चला है कि आप निबंध पर हैं कि नहीं है। किसान को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं देखता है कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। जो, अच्छा बीच में हम कुछ लिख दिए, जो कमाता वही भूखा रहे, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। भारतीय कृषि के राम रखवार अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का मानसून को कजुआ कहते हैं। क्या है? कहाँ मिल रहा है निबंध से? बाद में जाके आप मेंटेन करने का प्रयास किए, शुरू ही कमजोर है तो बाद में क्या देखेंगे हम? पढ़ लीजिए एक बार पहले, ठीक है? देखिए आपसे उम्मीद क्या है पहले समझ लीजिए। आपसे उम्मीद ये है कि
आपको बच्चा वाला बात बताना ना पड़े कि अंडरलाइन करना है, कि यहाँ ये करना है, वो ये बात उनको बताया जाता है जो प्रारंभिक अवस्था में। आपको आप पर ज़्यादा लोड है, प्रेशर ज़्यादा है, और आपको दिखाना भी है इस बात को। आपको भीड़ से अलग भी दिखना है, और ये लगातार कमेंट के थ्रू ही होगा। मतलब हम अगर बोलेंगे ना तो दिमाग में बना रहेगा। लिख के लाई हो, आज आज लिख के लाए, जमा कीजिए सब। ठीक है, लाइए, कॉपी में लाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस चलो, आ रहे आ रहे आ रहे, हाँ आ रहे, लाइए। हम पूछ रहे हैं जैसे हम सर निगेटिव से चालू ही किए थे, कोटेशन या भूमिका से, तो सब चीज नहीं, वही कह रहे हैं कि पॉजिटिव से चालू कीजिए, कहने का तरीका वही हो। लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे थे? टेस्ट था किस चीज का? कल ऐसे का टेस्ट है, हालांकि ना ये कॉपी बना ली है ना लिखने का, ठीक। और किन्हीं का कौन नहीं लाए हैं पहले बताइए। आप रख दीजिए हाथ। जो मेंस दे रहे हैं बस उनसे हमको शिकायत है, बाकी वाले से शिकायत क्यों नहीं लाए? वो तो हम देखे कि आप नहीं लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाए? देखिए, हाँ, एक ना सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के साथ एक दिक्कत है कि उसको ना बैलेंस करना पड़ता है। आप एक के चक्कर में दूसरे को नहीं भूल सकते हैं। जैसे बीवी के चक्कर में परिवार को नहीं भूला जा सकता है, या पति के चक्कर में नैहर को नहीं भूला जा सकता है। ये बैलेंस सिचुएशन जीवन में रहता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग और दूसरा कर्तव्य अलग। आपका टेस्ट है वो अलग, ये जो टास्क है वो अलग है, और आप टेस्ट के चक्कर में टास्क नहीं कंप्लीट करेंगे साहब, आप भी जानते हैं क्यों आपसे रिजिट कर रहे हैं? क्योंकि नहीं करेंगे तो आप नहीं लिखेंगे। लिखना दुनिया का सबसे हार्ड काम, और जो लिखते होंगे उनको पता चलता होगा ये बात। 9 बजे से नहीं, 9 बजे से नहीं रखते हैं, कल 12 बजे से रखते हैं। 12 बजे से ठीक है। मैंने ना सवेरे जीरोक्स वाला दुकान खुलेगा नहीं। आज आप मोबाइल से लिख लीजिएगा। हाँ, नहीं कल वैसे ही क्लास ही पकड़ लीजिएगा, क्लास के बाद या सर से हम बात करते हैं 9 बजे से 9 बजे, ठीक है। हमको दिक्कत नहीं है भाई, 5 को तो निबंध देना है हमको, 8 को नहीं 3। ऐसे का टेस्ट पिछले बार हुआ है, आप लोग नहीं दिए हैं, आप देंगे। आज 2 निबंध पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप लोग को पहले 10 मिनट समय देंगे उस निबंध पर अपना विचार। बेसिक बात बिहार के बारे में सबको पता है ना? इधर बिहार के बारे में पता है ना? ठीक, हाँ, व्हाइट बोर्ड आ गया है। बनने या बने, हालांकि इसका बिहार में इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। ब्राइटनेस कम कर दें, खाली इसको देख लो ना, फिर बंदे कर देंगे, ठीक।
और ये सामान्यता आपके लिए भी प्रयोग में आता है। इंग्लिश भी यही होगा। पूजा कहाँ सोई हुई थी? तबीयत ठीक नहीं था। और आप दोनों तीर्थ यात्रा पर गए थे गांव? अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है? किनको आता है? हाथ उठाइए। यह तो आसान है। हाँ हाँ, ज्यादा बनने गए थे और कम बन के चले आए। मोटा पतला नहीं तो रसिया ये इजराइल और गाजा का भी चल रहा है संघर्ष, इसमें गाजा एक तरह से उसको पराजित कर रहे हैं इस उद्देश्य से लड़ा था आंदोलन। और कोई? ये तो समझ में आता है, ये तो कुछ। अच्छा देखिए, हमारे गांव में ना हमको बोलते हैं, जब तैयारी करने गए थे तो हम गए थे छब्बे बनने, यूपीएससी तैयारी करने गए थे। आज जब लौटे तो टीचर के रूप में लौटे, तो क्या कहे? दुबे बन के लौटे। मतलब होशियार बनने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेना। नहीं समझ में आया? हम अति महत्व, देखिए महत्वाकांक्षी दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का अंतर समझिए। महत्वाकांक्षी होना और अति महत्वाकांक्षी होना, ये दोनों में अंतर होता है। महत्वाकांक्षा आपके सकारात्मक प्रवृत्ति का परिचायक और अति महत्वाकांक्षा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। अब हमको जिसको मैट्रिक पास करने में, इंटर पास करने में और ग्रेजुएशन पास करने में इतना दिक्कत हुआ है, वो यूपीएससी का तैयारी देख करने का सोच लिया। एक बात समझिए, अब क्या हुआ? हमारा स्थिति, वर्तमान स्थिति ये था कि हम यथार्थ में शून्य थे, लेकिन हम इच्छा किसका करते हैं? हाँ, उत्कृष्ट होने का, सर्वोत्तम होने का। जब हमारे में वो आत्मबल नहीं है तो हम विवेकहीनता वाला संवाद करते हैं कि हम कहते हैं कि यूपीएससी कर लेंगे। संभव है? नहीं है संभव। यही इसी तरह गांव में बोला जाता है ना, गांव में लोग कमाने जाते हैं एकदम कि हम इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, और पता चला कल हो कि गांव का एक व्यक्ति गया तो कैसे सुनने में आया कि अरे यार तो मजदूरी करता है, सिर्फ यहाँ आके डील डाल देता है। विजय माल्या के संदर्भ में यह कथन प्रयुक्त होता है, नीरज मोदी के संदर्भ में यह कथन प्रयुक्त होता है। वो देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय प्लेयर बता रहे थे, अंतरराष्ट्रीय उद्यमी बता रहे थे। हुआ क्या? भागना पड़ा। क्या बन गया वो? चौबे से दुबे बन गए। चौबे किसका परिचायक है? सकारात्मक ऊर्जा का। ये महत्वाकांक्षा का है, ये समृद्धि का है। गलत है? सही है? ये ग्रोथ को दिखा रहा है, ये पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, ये डेवलपमेंट को दिखा रहा है। किस? कौन? ये डेवलपमेंट, विकास को दिखा रहा है। लेकिन यही अभिव्यक्ति, यानी ये जो निबंध है, सॉरी, ये आपका जो निबंध है वो जो दो सेक्शन में बटा हुआ है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन जहां सकारात्मकता की बात करता है, विकास की बात करता है, समृद्धि की बात करता है, महत्वाकांक्षा को पाने की प्राप्त करता है, ऊर्जा की प्राप्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। वही दुबे बन के लौटे नकारात्मक अभिव्यक्ति है, विवेकहीनता वाली परिस्थिति है, मूर्खता वाली स्थिति है, और होशियार बनने के चक्कर में पिट पिटा गया वाला स्थिति है। जो होता है ना, पति पत्नी लड़ रहे हो और तीसरे को लगा हो पत्नी को बहुत मार रहा है, आदमी को लगता ही है, और बेचारा गया छुड़ाने, ये संवाद, ये वीडियो वायरल हुई है, पत्नी उसी को मारने लगती है। तो होशियार बनने के चक्कर में दुबे बन के लौटे। ये कथन बहुत प्रयुक्त होता है, यानी दो आपसी विवाद के चक्कर में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। और वो किस किस में पढ़ रहा है, उसको लगता है बहुत अच्छा काम कर देंगे, जबकि सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है कि हम दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे भावना के बीच में तीसरा व्यक्ति का एंट्री होगा तो ना हम उसको पीटने दे सकते हैं ना उसको पीटने, दोनों मिलके उस पर उलट जाएगा।
ये सामान्य परिस्थितियां हमारे समाज की है। तो चौबे और दूबे में अंतर यही है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। ये कुछ समझ में आया? हाँ, तो देखिए एक चीज बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति सोचता है ना, वैचारिक अभिव्यक्ति उसका हमेशा पॉजिटिव की ओर चलता है। यह बात याद रखिएगा, वो हमेशा अच्छा करने के लिए सोचेगा। लेकिन वो वैचारिक अभिव्यक्ति, आप देखिए एक और उदाहरण देता है, बड़ा अच्छा आपको फिट बैठेगा। आपका विचार है कि बीपीएससी के द्वारा ऑफिसर बना जाए, कोई बुरी बात नहीं है, और आप पीटी पास कर गए, 17वीं पीटी पास कर गए। महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ना, पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ना कोई नकारात्मक चीज नहीं। लेकिन पीटी पास करने के बाद आपका जो शारीरिक भाव भंगिमा है वो इस तरह प्रदर्शित करा जैसे अभी एसडीएम बन के निकले, एकदम सा, हाँ तुमसे बात नहीं करेंगे अभी, हमको टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एकदम पूरा जिट जाट लगता है वो एसडीएम बन गया है। और ऐसे में क्या होता है कि आप एकात्मकता की ओर भागते चले जाते हैं, अकेले पढ़ते चले जाते हैं। और पीटी के बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उस पीडीएफ में आपका नाम नहीं रहता है। यह जो अभिव्यक्ति महत्वाकांक्षा, बीपीएससी ऑफिसर बनना नकारात्मक नहीं है, लेकिन एक स्टेप पार करने के बाद खुद को ऑफिसर साबित कर देना, ये क्या है? अति महत्वाकांक्षा, कि अभी सब कुछ एकदम शो ऑफ करना शुरू कर दिए। और जैसे ही मेंस रिजल्ट आया तो आप फिर से उसी कैटेगरी में शामिल हो गए, तो बगल वाला आपको क्या बोलेगा? ओ हो, चौबे से दूबे बन के लौटे हैं। यानी कि चौबे गए रहे थे छब्बे बनने और दूबे बन के लौटा है, फिर आप ही के साथ बैठेंगे। तो ये भी एक अभिव्यक्ति माध्यम है। वो बहुत होशियार बन रहा था, यही ना बोलते हैं, आज औकात पे आ गया है। तो औकात पे आने की स्थिति किसको, औकात पे आने की स्थिति किसका परिचायक है? नकारात्मकता। औकात ही नकारात्मकता है हमारे समाज में, मानते हैं नहीं मानते हैं? कोई आपको बोल दे कि औकात में रहो तो जैसे लगता है आपका सीना चीर के ना एकदम आग लगा दिया है पूरा। औकात ऐसा हानिकारक वर्ड है, हमारे शब्द है, इसको हम दिल से लेते हैं। उसको लगता है कि नहीं हमारा ना हो औकात, लेकिन हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो अच्छा है, खासा एक सामाजिक प्रभाव रहा है। तो ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक। ये जहां ऊर्जावान परिस्थिति को दिखाता है वो यहाँ यह नकारात्मक अभिवृद्धि का परिचायक है। ठीक है, इसी तरह आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। आप देखिए ये हो गया एक स्टेप, इसको समझ में आया या नहीं आया? पहले समझना, जो भावार्थ जानना जरूरी है कि हाँ इस भावार्थ को हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक बार नहीं समझ में आया तो हमको बोलिए, चल समझ गए तो कोई बात नहीं। एक उदाहरण देख रहे थे, ये चौबे से दूबे बनने का स्थिति ये है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। ये हैं चौबे जी जो अब दूबे बनना चाह रहे थे, मैं चौबे जी छब्बे बनने की ओर बढ़े थे, लेकिन फिर से दूबे बन गए। 6-9 समझ रहा था खुद को, क्योंकि वह गिर गया था तो दरवाजे पर लगा हुआ था 6 और गलती से पलट गया तो खुद को 9 पुकार रहा था, लेकिन क्या वो 9 था? नहीं था। यानी एक बात समझिए कि ये वास्तविकता का परिचायक, यानी ये आप जो हैं उसका प्रदर्शन है। क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने आप को स्व मूल्यांकन करते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम ये कंप्लीट कर देंगे, तो यह स्व मूल्यांकन का अभिव्यक्ति है। लेकिन स्व मूल्यांकन को इस आधार पर मापने लगे कि आप ही सब कुछ हैं। अहम का भाव जो होता है ना, मैं से हम बनना अच्छा है, लेकिन अहम होना, अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूं, ये परिणति जो है वो नकारात्मक है। ये मानते हैं ना? तो चौबे बनना सकारात्मक है, क्योंकि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो ऊर्जा है, और जो
एक संवाद का स्तर है, उसके आधार पर आप समझते हैं कि आप ये काम कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने अगर पीटी पास कर लिया और आप मेंस भी पास कर जाएंगे, जो आजकल बहुत सारे बच्चों को दिमागी भ्रम की स्थिति है, वो गलत है, क्योंकि उससे फिर आप डूबे ही बनेंगे। इसलिए इस स्थिति में संतुलित व्यवहार, बैलेंस्ड बिहेवियर, एक शब्द आता है, संतुलित व्यवहार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो डूबे बनने में वक्त नहीं लगेगा। संतुलित व्यवहार समझते हैं ना, कि हाँ पीटी पास किया तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सा बात, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अंत कहाँ है, इंटरव्यू के बाद, ये बहुत जरूरी है। तो इसको अब आप देखिए, अब इसको व्याख्या कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, अपना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि स्वाभिलाषा में, स्वाभिलाषा मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस जो होता है, मुझे लगता है कि मैं एक ऑफिसर बन सकता हूं, और इसी संवाद के साथ मैं बीपीएससी तैयारी में जुड़ा और बीपीएससी का फॉर्म भी फिलअप किया, तदुपरांत मैं पीटी भी पास कर गया। लेकिन मेंस यानी दूसरे प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही, यानी स्वमूल्य महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में तब्दील हो गया, और स्वयं को मैं अहम समझने लगा, और इस आधार पर मैं स्वयं खुद का मूल्यांकन एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में करने लगा, और मुझे पता चला कि उस कारण से मैं अपने कमजोर पक्ष को भूलकर नकारात्मक पक्षों को ज्यादा स्वीकार कर लिया हूं, और इसका परिणाम यह निकला कि मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं आया, और मैं फिर से पीटी तैयारी करने की तरफ बढ़ चला। एक समान संवाद है, ये सामान्य संवाद है। ये क्या बताया आपको कि आप वहां से फिर से यहां चले आए। अब आप इसको कहना चाहते हैं दूसरे रूप में, तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, व्यक्ति जीवन में एक महत्वाकांक्षा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और इस महत्वाकांक्षा में वो कई सारे लक्ष्य को साधने का प्रयास करता है, लेकिन निश्चित लक्ष्य को साधने की ओर जब वो एकाग्रता से बढ़ता है और प्रारंभिक सफलता के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने सबको जीत लिया है, यानी वह सर्व विजेता है, उस उपरांत वह नकारात्मक अभिव्यक्तियों को धारण करता है, और इस उपरांत इसके परिणाम स्वरूप वह अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, और उसे बाद में एहसास होता है या पछतावा होता है, जो कल शब्द हम लोग प्रयोग किए थे, कि हम फिर से वहीं पर उपस्थित हैं जहां से हमने यात्रा का प्रारंभ किया था। और यह हम अपने तैयारी के दरमियान भी देख सकते हैं, या अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के दरमियान भी महसूस करते हैं। एक संवाद का, एक व्यक्तिगत तैयारी शुरुआत हुआ, व्यक्तिगत से इसको सामाजिक में ले जाइए। सामाजिक में कैसे ले जाइए, सुनते जाइएगा, फिर हम आपको लिखने का और बोलने का मौका देंगे। समाज में एक व्यक्ति का साधन है, उस साधन को हम लोग नाम देते हैं दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम देते हैं ना। अब एक बात और है कि डॉरी सिस्टम का प्रभाव इतना प्रखर है कि कोई बच्चा बेचारा चाहता है कि वो फ्री फंड शादी करे, वो फ्री में शादी करे, तो समाज उसको लिए क्या कहेगा? अच्छा, या तुम अपना बात मत करो, समाज क्या कहेगा? समाज ये कहेगा कि ये लड़का में जरूर कोई कमी होगा, तभी वह फ्री में शादी करने को तैयार है। ये समाज की अभिव्यक्ति, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, तो एक व्यक्ति बेचारा गया था कि नहीं अब सामाजिक परिवर्तन लेकर आएंगे, क्या सामाजिक परिवर्तन लेकर आएंगे, और हम शादी क्या करेंगे, हम दहेज निरोधक कानून का अनुपालन करेंगे। लेकिन समाज ने उनका तिरस्कार किया, और उस विवाह में समाज ने खुद को शामिल नहीं किया, यानी समाज के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और अगले ही साल जब दूसरा शादी हुआ तो उसमें दहेज का प्रभाव देखने को मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि बेचारा ये चौबे बनने चला था, लेकिन फिर क्या हुआ, दुबे बन के लौटा। ये एक बात हुआ दहेज प्रथा को लेकर। लेकिन इसी को आप सती प्रथा या बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में सकारात्मक रूप में भी दिखा सकते हैं। उसमें राजा राम मोहन राय का केस स्टडी शामिल किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है
कि हमेशा नकारात्मक होता है, चौबे दुबे बन जाता है। नहीं, समाज में कभी कभी वो क्रांति का कारक भी बनता है। लेकिन ये कब लिखना है? जब इस पृष्ठभूमि को लिख देंगे और जब उसको डिफेंड करने लगेंगे तब। यानी पहला पार्ट तो लिख देंगे कि चौबे दुबे बन रहे, फिर दुबे नहीं बन रहे। नहीं, समाज में ऐसा भी हुआ है कि चौबे छब्बे बन गए हैं, और वो छब्बे बनने की प्रवृत्ति आप राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन सब में भी देख सकते हैं। ये बात समझे? एक पक्ष हो गया चौबे बनने का, दूसरा पक्ष हो गया दुबे बनने का, और एक पक्ष हो गया दोनों में से कुछ नहीं, सकारात्मकता की ओर बढ़ने का, कि हम दुबे नहीं बना रहे, चौबे को चौबे ही रहने देते। और तर्क वितर्क जैसे कि हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आते हैं। इसी तरह आर्थिक साधन में हम लोग बढ़ सकते हैं। हम आपको खाली इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कल लिख के लाएंगे तो हम आपको बताएंगे ना। फिर इसको आर्थिक साधन में भी ले जा सकते हैं। जैसे आर्थिक, देखिए अब इसको पैराग्राफ में देना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट बाय पॉइंट बनाना है, तो हम आपको समझा रहे हैं ना। देखिए, आर्थिक साधनों के विकास के द्वारा देश का विकास हो सकता है, यह सर्वविदित है ना, सबको पता है। और इसी फलसफे के साथ चाइना ने 1970 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, और आज वह क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री, यानी वो निर्यातक देश, आयातक देश नहीं है। तो 24 छब्बे बन गए, यानी चाइना तो अब है जो विश्व पटल पर अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। लेकिन एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ यूएसए में, और यूएसए ने शुरू कर दिया ट्रेड वार। अब वहां पे टैरिफ लगाने लगे, और चाइना जो निर्यातक देश है उसका वस्तु महंगा होने लगा, और इसके कारण से उसका निर्यात कैपेसिटी में, यानी निर्यात में कमी दिखाई देने लगा। और अब स्थिति ये हो गया है कि चीन में का जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है, वो निर्यात में शामिल बहुत बड़ा निर्यातक नहीं बन कर रह गया है, और वह दूसरे बाजारों को तलाशने में लगा हुआ है। कल जो चौबे छब्बे जी बनने गए थे, वो आज दुबे जी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह स्लोगन चाइना के संदर्भ में भी बोला जा सकता है। सबसे तुलना, एक हाँ तुलना एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पर्यावरण के संदर्भ में भी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। देखिए, ट्रंप महोदय का आगमन होता है, और ट्रंप महोदय पहली बार आते ही पेरिस समझौते से फिर के खुद को अलग करने की बात करते हैं। तो अमेरिका चौबे छब्बे बनने चले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चले हैं ना, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से खुद को अलग करने का पहला साइन कर दिया ना। लेकिन उसी दरमियान कैलिफोर्निया आग से झुलस गया, और उसके पीछे जो कारण बताया गया वो था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और अब अमेरिका अपने कृत्य पर पछता रहा है, और वह फिर से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में को रोकने की प्रक्रिया में फिर से अपने आप को शामिल किया है। तो चौबे जी क्या बन गए? दुबे जी बन गए। क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं, होशियार बनने के चक्कर में क्या हो जाना, अपना ही माथा फोड़ लेना, यही प्रवृत्ति है। अब आप ये कुछ समझे या नहीं समझे? नहीं समझे दोबारा समझाएंगे। इतना में कुछ समझ में आया कि चौबे छब्बे बनने का मतलब है, चौबे गैल छब्बे बनने का मतलब है कि सकारात्मकता की ओर बढ़ना, पॉजिटिव सेंस में आगे काम करना, जो डेवलपमेंट को बताता है, जो समृद्धि को बताता है, जो संतुलन को बताता है, जो महत्वाकांक्षा को बतलाता है, और जो विकास का परिचायक। लेकिन यही अभिव्यक्ति जब नकारात्मक मूल्यों की ओर बढ़ने लगता है और महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाता है, और मनुष्य को लगता है कि वो प्रकृति का अंत करके खुद का विकास कर सकता है, वहीं से क्या होता है? अंत का जन्म होता है ना। हमने विकास को प्राथमिकता दिया, क्या हमने वन को प्राथमिकता दिया? नहीं, हमने वन को प्राथमिकता नहीं दिया, और हमने पर्यावरण के
स्तर पर ना काम करके हमने विकास के स्तर पर काम किया, और इसी का परिणाम रहा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये आज फिर से दुनिया किस ओर बढ़ चला है कि नहीं, पर्यावरण संरक्षण करने की बात कर रहा है। और वो किसका परिचायक है? चौबे जी के दुबे जी बनने का परिचायक नहीं है। फिर से हम अपनी गलती को वहां पे उसको सुधार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यह सिर्फ देश के साथ नहीं है, बल्कि व्यक्ति के साथ भी है, समाज के साथ भी है। सुधार करने चौबे जी नहीं बने, हमको पछतावा हो गया कि हम क्या कर दिए, वन को क्यों काटे। हाँ हाँ, इसलिए हम उसको, हाँ इसलिए सुधार कर रहे हैं। जब सुधार करने चलेंगे तब चौबे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना लिख के ले आएंगे। लिखाएगा कुछ या नहीं लिखाएगा? कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा रेखा चित्र में बना लीजिए, ये जितना समझे आप उसको रेखा चित्र में बना लीजिए। वो होता है ना कीवर्ड्स फॉर, वो कर लीजिए। सबसे भारी है तभी तो अच्छा है ना। चौबे गैलन मतलब होता है समृद्धि और महत्वाकांक्षा का परिचायक। चौबे का मतलब हुआ समृद्धि और महत्वाकांक्षा का परिचायक। और दुबे का मतलब हुआ वांछित सफलता ना मिल पाना। दुबे का मतलब हुआ वांछित सफलता ना मिल पाना। हाँ, जो हम चाहते हैं, क्या है कि हर कोई तो बिल गेट्स बनना चाहता है ना। जैसे सर 1987 में श्रीलंका में मतलब भारत जो भेजा था पीस कीपिंग फोर्स, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लिखते और पीस कीपिंग फोर्स के बीच हाँ कंट्राडिक्शन हो गया। इसके कारण भारतीय सेना मारे गए। और लेकिन ये नहीं एग्जाम्पल देना है, क्योंकि वहां हमारा शर्मिंदगी है और देश का शर्मिंदगी वाला उदाहरण नहीं देना है। बात समझ में आया? हाँ, मीर जाफर दे सकते हैं। तो चौबे का मतलब है अवांछित सफलता ना मिल पाना, वांछित सफलता ना मिल पाना। दुबे का मतलब है वांछित सफलता ना मिल पाना। वांछित सफलता ना मिल पाना। डिजायर्ड सक्सेस प्राप्त नहीं करना, नॉट टू गेट ए डिजायर्ड सक्सेस। अच्छा एक चीज बताइए, क्यों इसको सफलता नहीं मिल पाया होगा? दुबे क्यों बन गया? चौबे दुबे क्यों बन गया? क्वेश्चन हमारा यहाँ है, चौबे दुबे क्यों बन गया? तो क्या किया होगा? चौबे दुबे क्यों बन गया? सही बात, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम होगा, रणनीति में प्रॉब्लम होगा। आप देश का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी पर्सपेक्टिव में जब हम लिखेंगे तो उसमें व्यक्ति, समाज, देश, ये सब तो सकारात्मक बात कीजिए ना, एगो नकारात्मक मिलता है। देश के लिए सकारात्मक बात कीजिए। आप समझे? हम आए काम करते हैं, अभी बैठ जाते हैं आपके सामने और आपके घर का दिन रात बुराई करते हैं, कि कमी तो हो गई, अच्छा लगेगा? दूसरे देश का ले सकते हैं। हाँ, अपने देश का नहीं। देखिए ये होता है राष्ट्रवाद के लिए। आप समझिए, आप नंबर उठाने के लिए पढ़े लिखेंगे कि या फिर नेता बनने के लिए? नंबर उठाने, आप कांग्रेस नहीं ना हो रहे हैं, आप राजद नहीं ना हो रहे हैं, ये बात समझ के। ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा और वो आपको कितना प्रभावित करेगा। फिर चौबे बनने के चक्कर में आप दुबे कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बात सही है ना? वो आपके एग्जामिनर का मूड नहीं ना आपको पता है। दूसरे देश वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, अपना नहीं, शिकायत दूसरे का अपन होता है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप लिख के लाइएगा। तो कमी क्या होगा? रणनीति में चुनौतियों को नहीं समझ पाया होगा, जो चैलेंजेस है उसको नहीं समझ पाया होगा, और इसको लेकर कोई योजना नहीं बना पाया होगा।
और इसका कारण क्या रहा होगा? अति 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 के आगे कुछ भी छोड़ लीजिए, चाहे वो अति महत्वाकांक्षा हो या अति जिज्ञासा हो या अति क्या होता है भाव हो कि हम कर ही लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो ये व्यक्ति के सोच का भी, विचार का भी परिचायक। चौबे और दुबे दोनों वैचारिक अवधारणा का भी परिचायक नहीं है क्या? दोनों समाज के दो फेज को, दो सिरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। समाज का एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा निगेटिव, तो सामाजिक संरचना का परिचायक भी है चौबे और दुबे, नहीं है? एक अगर सकारात्मक अभिव्यक्ति है तो एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है, और कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर बिना इसके पूरा नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि बिना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के दुनिया चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि बांधने का काम कौन करता है? यही ऊर्जा करता है। तो ये तो सामाजिक संरचना का, ये तो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का भी परिचायक है। वो भी तो इसमें कोटेशन कौन सा है? अच्छा, कोटेशन कौन सा? कोटेशन से ज्यादा इसमें जरूरी है कि इसमें भाव कौन सा रखें। इसमें कोटेशन, क्योंकि ये क्या है ना, ये अलग लेवल का इससे है, ये सामान्य नहीं है कि हम लोग कुछ भी रख देंगे। जैसे इसमें ये इसका एक सांस्कृतिक पूंजी का एक उदाहरण है, पेयरे हैं वो दिए हैं सांस्कृतिक पूंजी। ये भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। सांस्कृतिक पूंजी का उदाहरण लिख लीजिए। ये दिए हैं पियरे बुर्डियू, पियरे बुर्डियू, ये दिए हैं। सांस्कृतिक पूंजी क्या है? कहते हैं ना कि हमारा समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों यानी त्योहारों, कपड़ा लत्ता, मतलब जो है शौक श्रृंगार को दिखाने के चक्कर में अपने वास्तविक अस्तित्व को छोड़ देता है। नहीं समझे? वो शादी करेगा तो अरब रुपया खर्च कर रहा है, करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। किसी ने बोला कि अंबानी ने तो बहुत खर्चा किया है, तो मैं कहता हूं कि अंबानी से ज्यादा खर्चा एक मध्य वर्ग का परिवार करता है अपने शादी में। पियरे बुर्डियू, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हाँ सुनिए, अंबानी से ज्यादा खर्चा एक मध्यम परिवार करता है। कैसे? तो अंबानी ने अपने टोटल जितना रिवेन्यू है उसका 1 से 2% भी नहीं किया खर्चा अपने शादी में। जबकि मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है वो अपने पूरे संपत्ति का 10 से 15% पैसा खर्च कर देता है शादी में। 10 से 15%। तो ज्यादा रईस कौन हुआ? हम हुए या अंबानी हुए? हम हुए। और इसी को कहते हैं सांस्कृतिक पूंजी, दिखावे की प्रवृत्ति। हमारे समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है वही एक परिवार को, एक पिता को ऋणी बना देता है। और ये भी बहुत अच्छा है, चौबे बनने गए थे कि समाज का सबसे भारी शादी करेंगे हम, और आज कर्ज के लोड से दबे हुए, ऋण जाल में फंसे हुए। हाँ वो बहुत अच्छा, तुम कर लेना। ठीक नहीं सर, आप देखा नहीं नहीं ना होता। हम क्या कहें? सांस्कृतिक पूंजी, ये सामाजिक दिख रहा है। आप उधर देख रही है, कर लोगी तो क्या हो जाएगा ये बताओ तो। आप समझे नहीं? हमको चौबे बना के दुबे बनाना है, हमारा ये है कोटेशन। तो हमको एग्जाम्पल भी तो ऐसा ही रखना पड़ेगा। जब ये उदाहरण देते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा सांस्कृतिक मूल्यों के कारण व्यक्ति खुद को, वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है, रियल फेस नहीं दिखाता है, अनरियल फेस दिखाता है समाज को कि हम तो इतना संपन्न हैं, और बाद में पता चलता है कि घरे ऋण पर रख के बेटी का शादी किए। और उस स्थिति में समाज क्या कहेगा? वाह बहुत अच्छा काम किए हैं। ये कहेगा वाह वाह, देखो कितना खादी, कितना मूर्ख व्यक्ति, यही कहेगा। तो ये है एक निबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, बहुत समझा दिए। अब क्या, ये समझने के उपरांत ना आप जब आप लिखने बैठिएगा तो आपका दिमाग शून्य रहेगा। बस एक ही चीज पता रहेगा। क्या पता रहेगा? कि तेज बनने के चक्कर में गिर के आ गए। अब इसी को लिखना है। अब कैसे लिखें, क्या लिखें? तो जो अभी पॉइंट नहीं लिखे होंगे कॉपी में, वो घर जाके पॉइंटे खोजते फिरिएगा।
कि कहीं मिल जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत चर्चा हो गया। इतना देर का चर्चा जानते हैं, जब आप 10 पेज प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो 5 मिनट बोलते हैं, क्योंकि बोलने क्रम में बहुत स्पीडली बात करते हैं ना हम लोग। चलिए अब अगला निबंध पर आए। हमारा 2 निबंध डेली होना चाहिए क्लास में। इससे होगा कि हम लोग बहुत तेजी से निबंध को, अब लिखना भी आपका काम है, लिख के ले आइएगा ना वहां। और सोच रहे हैं कि सर अगला टेस्ट पड़ जाएगा तो फिर हम उस टेस्ट को देंगे कि आपके निबंध को लिखेंगे। एक बात समझ लीजिए, आप लोग कितना भी तैयारी कर लीजिए, लिखाएगा वही जो रेगुलर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। वो जो आप रात भर बैठ के पढ़े ना, वो आईवे नहीं करेगा दिमाग में, एक दिन बाद वो 0 हो जाएगा। लेकिन जो ये मेहनत करिएगा ना घर में जाके, विश्वास मानिए आप जब लिखने बैठिएगा तो ये सारा प्रसंग आपके सामने आएगा, क्योंकि मेहनत किया आपने। और अपना मेहनत हमेशा याद रहता है, दूसरे का मेहनत हमेशा भुला दिया जाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो आप अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, और नहीं लिखते हैं तो यहाँ चौबे जी के बनने के चक्कर में दुबे जी आपको नहीं बनना है, बहुत दिखावे के चक्कर में अपना ही हानि नहीं करना। तो अब क्या पढ़िएगा निबंध में? यही ना पढ़िएगा कि शिक्षा का 5 10 श्लोक याद कर लीजिएगा, 10 कोटेशन स्टेटमेंट, यही ना पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़िएगा? बाकी जो विकास है ना, जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका भाषागत विकास है, वो क्रमिक होगा। वो जो होता है ना, यकायक नहीं होगा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, ये आप मानिए। और आपको जो बोले हैं बेसिक बात कि 10-10 शब्द, अगर आपको कुछ करना ही है तो 10-10 शब्द खुद में समाहित कीजिए, वो नहीं हो रहा है। हो रहा है, अभी देखते हैं, पहले दूसरा ऐसे समाप्त कर देते हैं, नहीं तो मेरा टारगेट अधूरा रह जाएगा ना। हम अपना काम करके निकल जाएंगे, आप अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप में जाता है। ठीक, और आप पछताए हो क्या, कब फ्रेमिंग नोट्स दे देंगे, मतलब वो लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। आप आज चेक कर लेंगे, कल लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। फ्रेमिंग करवा चुके हैं, लैंग्वेज नोट्स दे देंगे, हो जाएगा मेरा काम पूरा। समझ गए? ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, ये दोनों भी करवाएंगे। ये एक तो आज ही मिल जाएगा, एक जो आज करवाए हैं वो अगला दिन लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। तो आपको देते जाएंगे, हम अपने तरफ से कमी नहीं करेंगे। क्लास स्पीड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और आपको भी सीखने का अच्छा अनुभव मिलेगा इससे। बिहार को क्या चाहिए? चलिए पहले एक छोटा डिस्कशन आप लोग से, बिहार को क्या चाहिए, स्मार्ट शहर या स्मार्ट गांव? दोनों गलत, हमको स्मार्ट पीपल चाहिए, तब दोनों बन जाएगा। लेकिन आप बोले कि सर आपका क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ देखिए, आलोचना करने वाले लोग तुरंत अच्छा चीज नहीं सोचेगा, लेकिन नेगेटिव सोच के निकालेगा। नहीं ही ना, ठीक है। ऑप्शन चारों नहीं ना सुनी तुम? चल, तो पहले एक इस पर चर्चा कर लेते हैं, हमको क्या चाहिए, वास्तविकता में क्या चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लोग एक विचार सामने जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कर देंगे। पहले आप सोचिए कि हमको स्मार्ट शहर चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, फिर वहां से स्मार्ट पीपल तक पहुंचना है। लेकिन स्मार्ट शहर चाहिए तो क्यों, और स्मार्ट गांव चाहिए तो क्यों? 5 मिनट आप इस पर विचार करिए, फिर चर्चा करें। और 5 आदमी से पूछेंगे क्यों, तो ऐसा मत सोचिएगा हम छोड़ देंगे।
ए पीछे सो रही है। अच्छा सो के सोच रही, ठीक, बहुत अच्छा। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज? जो चाहिए उसी के परिप्रेक्ष्य में रखें ये सब। वो आप सोचिए कि हम दोनों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि ए के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, या आपके मत पर निर्भर करता है, या आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। चलिए हो गया। रुपेश बोलिए। देश के गांव में, देश के गांव, हाँ ठीक है महात्मा गांधी बोलते हैं कि देश की प्रगति गांव से हो सकती है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 87% गाँव में निवास करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2000 ना ये डाटा हमको नहीं चाहिए, हमको कंसेप्ट चाहिए, फैक्ट बाद में हम पकड़ लेंगे, हमको कंसेप्ट चाहिए। ज्यादा लोग अगर गांव में रहेंगे तो आपको समझाने नहीं आता, दिक्कत ये, और इसका खामियाजा आपको इंटरव्यू में भुगतना पड़ेगा। नहीं बैठ के हाँ। तो मेरा मानना है कि गांव 70% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सुधार कृषि पर होना चाहिए, भूमि सुधार पर ज्यादा बल देना चाहिए। 70% जनसंख्या अगर कृषि पर डिपेंडेंट है, पोषित हो रही है, तो कृषि पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात कि शिक्षा पर काम करने की जरूरत है गांव में, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उसके ऊपर। बिल्कुल। क्योंकि सर अभी भी गांव में जो अशिक्षा का स्तर है, अंधविश्वास का जो स्तर है, आज भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन तांत्रिक और झाड़ फूक जो है उस पर विश्वास करता है। और क्या आप सही दिशा में हैं? नहीं, आलोचक मेरे क्लास 2-3 गो, ये आलोचक बैठल है, वो आलोचक बैठल है, लड़का लड़की में एकदम शिफ्ट होवल है कैटेगरी कि कुछ नहीं। इनको पहले आत्मविश्लेषण करने दीजिए। सेल्फ एनालिसिस होता है ना, उससे व्यक्ति ना आगे जब प्रस्तुत होता है ना, अगला बार जब प्रस्तुत होंगे तो वो बहुत तैयारी के साथ होंगे। इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना तो आप खुद तैयार हो जाइए। पढ़ाई का बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि आपको तैयार किया जाए, मेरा तैयारी आपके किसी काम का नहीं। तो आप संतुष्ट हैं अपने प्रति उत्तर से? आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गांव
स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट शहर चाहिए, तो इन चीजों पर मतलब विचार करने के बाद लगता है कि गांव को ज्यादा स्मार्ट करने की जरूरत जरूरत है, यही बात ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि समस्याएं कई कई सारी है। ठीक है, हाँ, चिंतनशील व्यक्ति, चलो भविष्य डोले में हाँ, बहुत अच्छा, ये देखिए, किंतु परंतु लेकिन में बिहार फंसा हुआ है, और इसी में इनका विचार भी फंसा हुआ है। बहुत अच्छा, वाह। और कोई था शब्द आगे? बिहार इसी में फंसा हुआ है। ठीक, बहुत अच्छा। अब आप ज्यादा मत बोलो, नहीं तो फिर क्लास, फिर कॉमेडी शो हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किंतु परंतु लेकिन गांव पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छा। आप कुछ जैसे खेती को बढ़ावा देते, ठीक है, गाँव में तो होगा कि वहाँ पे जमीन जाता है, लेकिन उनका R&D या इन्वेंशन जो है वो शहर में जाता है। और उसी टाइप से अगर गाँव में जो है पंचायत स्तर पर अगर हम उसका ज्यादा नहीं करते, कोई भी नीति वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे जो भी लागू होता है, पर उसका नीति निर्धारण का जो है वो शहर से आ रहा है। जो नीति निर्माता है वो शहर में बैठे होगी, क्योंकि विधायिका तो वहाँ होगी, शहर में होगी। तो बस चलिए, अब नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, इधर से तुम। हाँ हाँ हाँ, अभी छुट्टी। हाँ, फिर हम नहीं बोले क्वेश्चन। हाँ, स्मार्ट शहर स्मार्ट गांव में हमको दोनों चीज को डेवलप करना हाँ। है। ये जरूरी है कि हम पहले पब्लिक को तकनीकी रूप से डेवलप करें, अच्छा एजुकेशन दे उसको इसके बाद हम गांव को इसलिए चुने हैं क्योंकि सर गांव में सबसे पहले कृषि योग्य भूमि है और गांव प्रदूषण मुक्त है सर। अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 और वहाँ पे हम चीजों को डेवलप करते जैसे कि अगर पहले तुम या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो। हिंदी ही बोले, हाँ, तो डेवलप मत बोलो, विकास, ठीक है। विकसित होंगे तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो बहुत सारी गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन सबसे पहले रुकेगा, क्योंकि सर ये जो विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव में सर। और ठीक, बात। तुम चीज पर इसलिए हंसी क्योंकि इस शब्द को रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। हाँ, बताओ। हाँ हाँ, ऑफिस से। हाँ, गांव को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि सर अगर गांव विकसित होगा तो शहर ऑटोमेटिकली विकसित। ऑटोमेटिक नहीं पता है हमको, गियर लगाना है। ऑटोमेटिक क्या होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब आप बोलिएगा ना तो इंग्लिश वर्ड ही आएगा आपके दिमाग में, और इसको हिंदी करने में ना दिमाग को 10 सेकंड खर्चा होता है। तो 10 सेकंड बचा लेंगे हम आपका, तो 5 शब्द आप लिख देंगे। ठीक है, बोलिए, हो गया। चलिए, बिहार की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है। ठीक है। अगर हम गांव को स्मार्ट करते हैं तो लगभग आबादी का जो 80% हिस्सा को हम प्रशिक्षित कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर, बिहार की अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर गांव का हम डेवलपमेंट विकास करते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी विकास करते हैं, अर्थव्यवस्था का भी। ठीक है। तीसरा है कि स्मार्ट गांव बनने से जो शहर में लोग पलायन कर रहे हैं उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल, नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है सर। चौथा पॉइंट, शहर में जो ये गांव से जो लोग जाते हैं सर पलायन करके, शहर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये आबादी के वजह से कचरा, बहुत सारी समस्याएं शहर में भी फैली, इन सबको भी काफी हद तक कम किया। जैसे स्मार्ट गांव बनेगा नहीं, आपके मायने में स्मार्ट गांव बनना चाहिए, तब फिर शुरुआत अच्छा से कीजिए। हाँ हाँ, जैसे शहर अपने आप में स्मार्ट है, अंतर है कि बस कौन शहर ज्यादा स्मार्ट है, कम स्मार्ट, ठीक है। तो गांव में लोग मतलब जैसे स्मार्ट गांव बनेगा
लोग अधिकार के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। महिलाओं के अधिकार हो गया, या फिर सूचना का अधिकार, या फिर कंज्यूमर राइट्स, मतलब जो होता है उसके प्रति लोग ज्यादा। और स्मार्ट गांव, तो जैसे शहर में है कि डिजिटल मतलब सब में इक्वल है, मतलब बराबर है, लेकिन गांव में जो है डिजिटल डिवाइड है, मतलब जैसे कुछ लोगों को ही एक्सेस है, मतलब इंटरनेट ज्यादा होती है, तो शहर और गांव में जो ये डिजिटल डिवाइड है ये कम होगा। और डिजिटल डिवाइड पर इसलिए हम कुछ नहीं बोले क्योंकि अर्थ इकोनॉमिकल जो वर्ड होता है उसको हिंदी में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। कि पंचायती राज व्यवस्था है वो दुरुस्त होगा, मतलब स्मार्ट होगा। ठीक है, आप कुछ बोलिएगा। हाँ, बिहार का पुलिस में और लोगों का बहुत बड़ा योगदान। इसमें गाँव में भविष्य सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गाँव का जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या परिवहन व्यवस्था, जो भी कृषि व्यवस्था है, वो संतुलन रूप से हमें बनाए रखना होगा। और इसके तुलनात्मक में शहर की अपेक्षा इसे अधिक मात्रा में हमें। ठीक है, समझ गया। और कोई बोलेंगे? हाँ विवेक, आप ही बोलेंगे? ठीक है, बस 1 मिनट में आप बोलेंगे। हाँ, जो स्मार्ट शहर या स्मार्ट गांव की बात है, स्मार्ट शहर या स्मार्ट गांव दोनों की आवश्यकता है। स्मार्ट शहर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आर्थिक गतिविधि की जो धुरी है वो शहर में ही है। उसके बाद निवेश का केंद्र जो है वो शहर में है। उद्योग जगत जो भी उद्योग का एक बड़ा क्षेत्र शहर में है, जहाँ उद्योग है वही शहर में है। अस्पताल की बात करें, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की, चाहे परिवहन और पर्यटन की व्यवस्था की बात करें, इसमें शहर को आप पिछला क्लास किए थे ना इसका? हाँ किए थे। अच्छा, तभी बोलिए। हाँ, उस गाँव पर आइए। और जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के आगमन से पूर्व हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। और भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता क्योंकि भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में उद्योग होता था, शिल्प उद्योग होता था। ठीक है, तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और सर, बिहार में और भारत में एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि 2/3 हिस्सा लगभग गाँव में निवास करते हैं, और जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या कृषि संबंधित अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है। और कृषि व्यवस्था हमारी काफी लचर है, उसको बेहतर करेंगे। ठीक है, समझ गया। आपको आता है? नहीं, आपको आता है, पता है। जिनको नहीं आता उनको, हमको आपको पूछना ही नहीं था क्योंकि हमको पता है कि आप अच्छा बताइएगा, और इसलिए भी नहीं पूछना है क्योंकि आपको अभी जरूरत नहीं। और आपका जो ये वोकल है बहुत अच्छा है, आपसे पूछना है। ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छा ठीक है, बता दीजिए। जो अभी शहर वो भी कभी गांव था ना। अच्छा, सास भी कभी बहुत थी कि गांव ही डेवलप हो गए, शहर डेवलप हो गए। ठीक है, डेवलप करेंगे तो शहर अपने आप। ठीक है, ठीक। आप बताइए। आप पर इसलिए भी कम ध्यान देंगे। देखिए, कुछ बात जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इससे बुरा मत मानिएगा क्योंकि जिनको मेंस देना है उन पर सही में प्रॉपर रूप से बात करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग सभी से पूछेंगे, ऐसा नहीं है किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक, चलिए लास्ट जल्दी बोलिए। मानवीय जरूरतों को सारी जो सुविधा है गाँव में मौजूद हो, जैसे कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था। तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें शहर पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो एजुकेशन को बेहतर करेंगे, हेल्थ सेक्टर को। समझ गया। सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन विवेक का रहा, बाकी का भी अच्छा रहा, ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा नहीं रहा। हमको पहले किसी को भी ना स्वीकार करने से पहले दूसरे के बारे में भी तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। आपसे पूछा जाए कौन सा आंख ज्यादा प्रिय है आपका, ये कहानी भी है, आप सुने भी होंगे, है ना। तो कौन सा आंख दीजिएगा? कई बार लेफ्ट वाला से हमको ज्यादा दूर दिखाई देता है कि राइट वाला से दिखाई देता है, तो फिर अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगा। आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि कौन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। आपका भी पीटी हुआ है, ठीक, अगला दिन से आपसे पूछेंगे, हालांकि आज पूछ लिए। ये बहुत जरूरी है कि हम तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत यह बात करें कि हमको क्या चाहिए। याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपसे पूछा जाए ये या ये,
तो आपको दोनों का विशेषता बताना होगा, फिर वहां से डिफरेंशिएट करना होगा, यानी अंतर निर्धारित करना होगा, फिर आगे बात करना होगा, तब आप सही निर्णय तक पहुंच पाएंगे। याद समझ गए बात? इसी बात को अब यहां पर समझ रहे हैं। इंग्लिश वाला कितने लोग हैं? एक ही लोग हैं, आपको ही इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देंगे। क्यों नहीं बढ़ रहा है? अच्छा चलिए यह छोटा ही रखते हैं, क्योंकि फिर जो पकड़ाया है वो बिहार का भविष्य किसमें है? स्मार्ट सिटी में या स्मार्ट गांव में? थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। दिखाई देगा इतना में? बस फटाफट बताते हैं, क्योंकि आपको ये पता है। बस देखते जाइएगा कि बिहार का भविष्य किसमें है, क्या ये कह रहा है सही है, तार्किक है, रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, कहता है बिहार की आर्थिक उन्नति और सामाजिक सशक्तिकरण के मूल में शहर व गांव के विकास की भागीदारी अवश्य संभावी है ना? दोनों साथ रहना चाहिए भी, एक के साथ आप विकास नहीं कर सकते। आपको विकास करना है तो दोनों हाथ दोनों पैर जरूरी है, दोनों आंख जरूरी है। आप एक के साथ विकास की परिकल्पना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सही यही कह रहा है कि महात्मा गांधी का कथन भारत गांवों का देश है, बिहार के लिए भी पूर्ण रूप से सत्य है। और यहाँ जनसंख्या वितरण में गांव का योगदान 83.8%, वहीं शहर का 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23। बात स्पष्ट है कि हमको गांव भी चाहिए और शहर भी चाहिए। हमारे लिए मतलब एक मां से पूछा जाए कौन पुत्र प्रिय है, तो ये फिर बहुत बड़ा संकट का समय होगा। और यही बात यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को हाल ही के वर्षों में भारत सरकार के 100 स्मार्ट शहरों के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट गांवों की परिकल्पना भी बलीवती हुई है कि हमको 100 को स्मार्ट गांव चाहिए। 100 नहीं कहिए, 1000 कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शहर की संख्या हमारे यहाँ काफी कम है, गाँव की संख्या हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। बात सही है? तो इसी बात को लेकर शहर क्यों? तो शहर आर्थिक पावर हाउस या विकास का इंजन कहलाता है। शहर का तो अपना है ना महत्व, कि नहीं महत्व है? महत्व है। यह आर्थिक समृद्धि के लिए गांव के नियम के विपरीत विकास की बात करता है। अब ये देखिए बहुत बड़ा फैक्ट, गांव के नियम क्या होते हैं? तो गांव को जब आप देखिएगा तो देखिए पर्यावरण हितैषी होता है। क्या शहर पर्यावरण हितैषी होता है? गांव सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत होता है, लेकिन शहर विविधता से पूर्ण होता है। गांव सामूहिक होता है, शहर व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल में शहर रहता है। आपको आपके बगल वाला घर में कौन रहता है नहीं पता होगा, लेकिन गांव के पता है कि वो कोनमा में कौन रहता है। आप खाली बता दीजिएगा कि वो रास्ता पर जाइएगा ना, कोना में देखिएगा छपड़ा नियन घर है। अच्छा सुरेश महतो की बात कर, गांव में सबको सब पता है, इवन घर का हर पेंटिंग पता है, लेकिन क्या शहर उससे परिपूर्ण है? नहीं है। तो यही बात गांव के नियम के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। समावेशी विकास है, मजबूत समाजी संगठन है। यहाँ जब अपराध होता है तो सामूहिक उसका दंड दिया जाता है, लेकिन शहर में पुलिस संगठन व्यवस्था दंड देती है। हमको याद है गांव में जब कुछ होता था तो पूरा गांव वाला उसको घेर के, दूसरा गांव के लड़का रहता था उसको बुला के बांध के ला के यहाँ पीटता था, और उसका माँ बाप खुद भी पिटवाता था। आप जब दंड होता है तो सामूहिक दंड विधान है गांव, और शहरों का व्यक्तिगत दंड विधान है या संगठनात्मक दंड विधान है। वही कहता है कृषि आधारित व्यवस्था है, जबकि शहर क्या है? उद्योग आधारित व्यवस्था है। तो गांव के नियम के विपरीत शहर का नियम काम करता है। बात समझ में आया? तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदम गोंडवी जी की शायरी इसमें बहुत सही प्रतीत होती है। छत टपकती जिसके घर की, वो किसान बारिश के लिए दुआ मांगता है, और इसी को गांव कहते हैं। बात सही है ना? हर बरसात में छपड़ल नया से होता है, सजता है। देखे हैं गांव में रहे हैं, जो खपरा का घर होता है वो हर बरसात के पहले ठीक करा लिया जाता है ताकि टपके नहीं। बाकी बहुत सारे किसान नहीं ठीक करवा पाते हैं, उनका घर टपकता है, लेकिन उसका चिंता नहीं है, खेत का चिंता है, इसलिए वो बारिश की दुआ करता है। बात स्पष्ट है? ठीक है। अब हमको यह समझना है कि स्मार्ट का मतलब क्या है, यहाँ स्मार्ट का आशय क्या है। तो स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट। तो गोल क्लियर, विशिष्ट मतलब गोल क्लियर। दूसरा एम मतलब होता है मिजरेबल, उसको आप माप सके कि हाँ जितना इतना मतलब गोल क्लियर है, यानी स्मार्ट होना है, यानी बहुत विकसित होना है। तो विकसित होने के लिए क्या क्या पैरामीटर है? वो मिजरेबल हो, मापने वाला हो कि हाँ सफाई हो गया तो एक मीजर मतलब एक माप सही हो गया।
इसी तरह अचीवल हो, प्राप्त किया जा सके। ये ऐसा ना हो कि ऐसा टारगेट दे दिए कि आसमान को भेद के आना है, तो वो संभव है नहीं है। इस तरह रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, और अगला टाइमली हो, समय से हो, तभी तो स्मार्ट का मतलब होगा। नहीं तो हमारे 70वीं बीपीएससी के केस गया हुआ है अभी हाई कोर्ट में, और हो क्या रहा है, डेट पर डेट। आज भी डेट बदल गया, आज भी नहीं, आज भी नहीं हुआ, कल नहीं होगा, सोमवार को होगा। कल तो कोर्ट बंद है, परसों कोर्ट बंद है, 2 दिन तो कोर्ट बंद है। तो ये बात समझे, समय से काम होना भी जरूरी। एक अभी ये पढ़ा इधर काम मोबाइल से नोट डाउन कर, कोई नंबर भेजा है क्या, डिलीट हो जाएगा मिनट में, तो फिर क्या नोट डाउन कर रहे हैं मोबाइल से। मम्मी का कॉल कितना महत्व देते हैं, बहुत अच्छा, तब तो ठीक, तब कोई दिक्कत। चलिए यही बात कर रहे हैं, समानता इसे बुद्धिमत्ता या जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है स्मार्ट शब्द का प्रयोग। ऐसे में स्मार्ट एक परिकल्पना नहीं, क्या है, वास्तविकता है, यानी इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिस्टिक वर्ल्ड का नाम है स्मार्ट। और वो रियलिस्टिक होगा यानी वो दिखेगा। जैसे आप गांधी मैदान जाते होंगे, जो लिखा आदर्श थाना लिखा हुआ है, नहीं देखे, कोई बात नहीं। तो इसी को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। गांव शहर के बीच यह बहस गहन विश्लेषण व तार्किक मूल्यांकन की बात करता है। मूलतः यह परंपरागत आधुनिक मूल्यों के बीच समन्वय करके स्मार्ट प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। शब्द अच्छा है, चयन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या देखना है, शब्द का चयन भी देखना है कि शब्द चयन ठीक रहा है या नहीं रहा है। यही बात बोला, शहरों में मानव तो गाँव में देवता रहते हैं। बहुत अच्छा कोटेशन, और ये बात एकदम सही है। भंसा भीतर होता है गांव में, देवता रूम होता है, पूरा समाज के लोग उस रूम में जाते हैं, पूजते। कोई भी विधान शुरू होता है तो पूजा भंसा घर से शुरू होता है। हम लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं, देवता रूम जिसको बोला जाता है। और शहर में लटके हुए मिलेंगे देवता। अच्छा, अभी तो यहाँ देवता भी नहीं है क्या नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ लटके हुए मिलेंगे और वहां विधान से पूजा होता है। तो ये अंतर है शहर और गांव में, है ना। तो ये बात बोला जा रहा है कि गांव में देवता रहते हैं। बहुत अच्छा कोटेशन है, और इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको गांव के परिप्रेक्ष्य में बात करना होगा तब भी, क्योंकि गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिएगा तो शहर का बात करना ही पड़े कहीं ना कहीं। तो गांव के संदर्भ में एनएसएसओ का भी आंकड़ा है, फैक्ट है, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो रट लीजिएगा। हमको यहां आना है। कहते हैं मूल सिद्धांत मध्य मार्गी है, बुद्ध का विचार है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बुद्ध के सिद्धांतों का ही अनुपालन करते हैं। कहता है जो प्राप्त या पास है वो पर्याप्त है। बहुत अच्छा बात, जो पास है वो पर्याप्त है। और इसी में कहते हैं दूसरे के भूख को शांत करते हुए अन्न करते हैं कौन, अन्नदाता, ये किसान कहलाते हैं। दूसरा, बंधुत्व की, सबको साथ मिलाकर काम करने की परिकल्पना गांव में बसता है। और इस तरह प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गांव में देखिएगा, एक यूटिलाइज भी होगा। पोखर से पानी भी निकाला जाएगा तो एक निश्चित मात्रा के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सुखा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। और इसी तरह सरल व सहज जीवन शैली, दिखावे की प्रवृत्ति गांव में नहीं थी, अब तो है, अब तो है। सिंप्लिसिटी गांव के लोगों को। अरबपति, एक कहानी मेरे दादा सुना रहे थे, सुनिए, बड़ा अच्छा कहानी, वो वास्तविकता दिखाता है। राजगीर में पहले डकैत उकैत खूब रहते थे, अभी तो राजगीर केंद्र बन गया है। दादा मेरे वहीं प्रिंसिपल थे, तो वहां एक बहुत अरबपति व्यक्ति थे, लेकिन मान जानते हैं पहले लोग तो दिखावे पर यकीन करते नहीं थे। तो वो 5 लाख रुपया लेकर आ रहे थे, किसमें पता है, सड़ल झोला में, सड़ा हुआ झोला, मतलब गांव का होता ना एकदम गंदा संदा, उसमें 5 लाख रुपया लेकर आ रहे थे। और वहीं पर चोरूर सबसे छिंझापट करने में लगा हुआ था। इनका झोला देख के बोला गरीब है, कपड़ा तो ऐसे ही रहता है, जाने दो इसको। सरलता गांव का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, वहां जिट जाट वाला नहीं। आप एक मूवी देखे होंगे, मांझी द माउंटेन मैन, देखे क्या, देखे ये साबुद्दीन, सॉरी क्या नवाजुद्दीन, जब शहर से गांव जाते हैं तो उनको पहचानता नहीं है, एकदम सबसे गले मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, क्योंकि उनको तो समानता का भाव, इक्वलिटी वाला सेंस काम कर रहा है, तब उनको पीटता है सब। तो शहर और गांव में वास्तविक रूप से अंतर है, बात समझ में आया। इसलिए स्मार्ट विलेज चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ही सेंस है, इस शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, संरचना, समृद्धि और सुशासन, गांधी की भाषा में रामराज्य। कहाँ चाहिए, गांव में। लेकिन अभी तक यहाँ समाप्त नहीं हुआ चीज है,
अभी निष्कर्ष तक मत पहुंचिए। वही शहरों के संदर्भ में शहर सभ्यता का पालना होते हैं। जिस तरह नदियों के किनारे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, तो शहर भी तो है जो आपके जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, आपकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। तो शहर को भी आप विकास की परिकल्पना के बिना मनुष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। विकास के बिना मनुष्य का जो भाव है वो जानवरों की तरह है, जानवर है अगर विकास नहीं कर रहे तो शहर ही परिवर्तन की शुरुआत करता है, विकास की बाहर लाता है, आधुनिक जीवन शैली को अपनाता है। तो स्मार्ट शहर क्यों नहीं? हमारा कहना है कि स्मार्ट शहर क्यों नहीं? कहते हैं बिहार के जीडीपी में 60% से ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, आधुनिक जीवन शैली, मशीनीकरण, शहरीकरण, मूल्यों की आधुनिकता, इनके कारण समाज का आगे सकारात्मक विकास होता है। महत्ता को देखते हुए मानव संसाधन का रक्षक कहा जाता है शहरों को। तो स्मार्ट शहर नहीं बनाएगा तो फिर आपका विकास ही नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। अभी तार्किक विश्लेषण कर रहे हैं, तार्किक मतलब गांव के बारे में विश्लेषण किया और शहर के बारे में। तो ये कहते हैं यानी शहर गांव के जातीय संघर्ष, धार्मिक विभाजन, लैंगिक विषमता से दूर व्यक्ति की गरिमा और बिहार के विकास की परिकल्पना को सार्थक करता है। तो हमको क्या चाहिए? इतना पढ़ने के बाद लगता है शहर चाहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, हमने पढ़ा गांव क्यों चाहिए, हमने पढ़ा शहर क्यों चाहिए, और उसके पहले हमने पढ़ा स्मार्ट किसको कहते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। स्पष्ट है गांव और शहर दोनों बिहार के विकास की प्राथमिक इकाई है। प्राइमरी जो यूनिट है वो गांव भी है और शहर भी है। तो किसी एक इकाई के साथ बढ़कर आप बिहार के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो जहां गांधी के विचार भारत गांव में बसता है, गांव के विकास द्वारा देश का विकास होगा, वही अंबेडकर का मत, देखिए वही अंबेडकर का मत शहर औद्योगिक विकास के साथ दलित वर्ग का भी उत्थान की कथा कहता है, शहर और गांव की वास्तविकता को दिखाता है। ठीक है, इसलिए ग्लोकल की तरह रर्बन कल्चर पर हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, यानी रूरल और अर्बन। ये बात समझ में आया? हालांकि शहरों के स्मार्ट बनाए जाने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे धन का संकेंद्र। शहर या गांव, यहां कह दीजिए शहर या गांव। पर्यावरण का ह्रास, नशाखोरी, अगर सिर्फ शहर को प्रमोट करेंगे तो। लेकिन अगर गांव को भी स्मार्ट बनाएंगे तो ये समस्या हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट गांव में भी दिक्कतें हो सकती है। विकास जब चलता है तो पर्यावरण पीछे हटता है, लेकिन शहर के साथ ज्यादा समस्या है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अंतिम पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ बात बिहार के विकास की है, तो हमें बिहार के सबसे बड़े संसाधन लोगों की करनी चाहिए। शहर का नहीं करना चाहिए, गांव का नहीं करना चाहिए। तो लोग का करेंगे तो हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज नहीं, बल्कि स्मार्ट पीपल चाहिए। निष्कर्ष बात समझे? ये एक अच्छा संवाद हुआ और ये आपके नंबर को बूस्ट कर देगा। ये बात समझ के रखिए, नंबर को बूस्ट कर देगा। ये समझ में आया? अब देखिए ये सब पढ़ने में ना, ये सब जब पढ़ रहे होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि बोर कहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं हाँ ऑथेंटिसिटी है, कि यहाँ जोड़ रहे हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं, अगला कनेक्ट हो रहा है, अगला कनेक्ट हो रहा है। और इससे क्या होता है ना, तारतम्यता बनता है और एग्जामिनर का नंबर खुद पे खुद निकल के आपके सामने आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष ज्यादा प्रभावपूर्ण है, निष्कर्ष ज्यादा प्रभावपूर्ण है। और इसको बनाते समय बहुत इसको बनाते समय कितना घंटा लगा? तो 3 घंटा लगा, पिछले बार ही बनाया। इस सब में बहुत समय लगता, बहुत समय, क्योंकि आपको ना सारे आयाम को जोड़कर प्रस्तुत करना है। लेकिन एक बार ये जो दिख दिए हैं ना, अगर इसी निबंध को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसका कितना वैल्यू एडिशन आप अगले निबंध में, अनेक निबंध में कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता है। कई सारे निबंधों में इसको पुट कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट आपको मिल गया तो कई सारे निबंधों में इस तरह के कंटेंट को आप पुट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ऐसा ऐसा है। इनोवेशन आपसे निकलता है, कोई बाहरी अवधारणा नहीं है। इनोवेशन, नवाचार आपकी अवधारणा है। तो आप अगर इस तरह काम करेंगे तो हम कुछ का नहीं करना है, बस नए नए तरीकों को खोजना है कि निष्कर्ष में हम क्या पंच समझते हैं ना, क्या ऐसा करें जो अलग हो सबसे, तो वो एक अलग चीज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं तक। तो आपको एक लिखकर लाना है, निबंध मिल गया होमवर्क ये वाला। आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड कर देते हैं।
क्लास। हाँ एक और क्लास।